हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं जो कि कई सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि किसी भी सीक्वेंस के कितने सब सीक्वेंस होंगे। और जब उसका आंसर दो तो बच्चों को ये लगता है कि अगर कोई कांस्टेंट सीक्वेंस है तो आखिर उसके एक से ज्यादा सब सीक्वेंस कैसे होते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ होता है? कांस्टेंट सीक्वेंस में ही, कि उसके टोटल सब सीक्वेंस कितने होंगे डिस्टिंक्ट। तो आंसर होता है कि एक ही तो होंगे सर, क्योंकि कांस्टेंट सीक्वेंस है तो एक ही टर्म है। लाइक एन इज इक्वल टू वन, तो सारे टर्म वन है। तो अगर मैं सब सीक्वेंस बनाऊं तो उसके भी सारे टर्म वन दिखेंगे। तो फिर ये एक से ज्यादा कैसे होते हैं, इनफाइनाइट कैसे होते हैं, तो उस पर बात करते हैं। कि आप देखो कि सब सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या कहता है। डेफिनेशन में ही जवाब छुपा हुआ है कि अगर एन आपके पास कोई सीक्वेंस है ना, एन कोई सीक्वेंस है आपके पास, और एन के एक सीक्वेंस है, कहां से कहां पे डिफाइन किया गया? नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर पे। तो यहाँ पे सीक्वेंस अगर बहुत ज्यादा फील नहीं दे रहा हो आपको, तो आप सिंपली इसे एक फंक्शन की तरह ट्रीट करिए कि एन के इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट एन के इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पे सीक्वेंस टर्म क्यों यूज किया गया है? क्योंकि डोमेन नेचुरल नंबर रखने वाला कोई भी फंक्शन आप बनाएंगे तो वही सीक्वेंस कहलाता है। सीक्वेंस का डेफिनेशन ही वही है ना। तो सीक्वेंस टर्म बस इसलिए इस्तेमाल किया गया, वरना सिंपली एन के नाम का कोई भी फंक्शन लीजिए जो कि नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइन किया गया है, और उसमें स्पेशलिटी क्या है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन होगा उसे अगर आप सफिक्स में रखते हुए अगर आप एक सब सीक्वेंस बनाते हैं या फिर एक सीक्वेंस बनाते हैं तो वो सीक्वेंस एन का क्या कहलाने लग जाएगा? सब सीक्वेंस कहलाने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, समझाने के लिए ऐसे ही मैं एक एन के बनाता हूं, एन से एन पे, और डिफाइन क्या करता हूं कि एन के ऑफ एम इज इक्वल्स टू 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 दावर एम, ऐसा कुछ। तो अगर मैं ए एन मेरे पास कोई सीक्वेंस है तो इसके टर्म्स क्या हो जाएंगे? ए वन, ए टू, ए थ्री एंड सो ऑन, है ना। तो वहीं अगर ए टू टू दावर एम है ना, ये मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? ए एन के जो मैंने डिफाइन किया, एन के क्या है? बेसिकली टू टू दावर एम है, और एम नेचुरल नंबर से आएगा तो टर्म्स क्या बनेंगे आपके? ए टू, ए फोर, ए एट एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से। तो अब आप देखो कि ये जो टर्म हमने डिफाइन किया है, या ये जो सीक्वेंस मैंने डिफाइन किया है, ए टू टू दावर एम, इट इज अ सब सीक्वेंस ऑफ एन, है ना। तो मतलब सब सीक्वेंस को जो हम काउंट करते हैं तो क्या इमेज आ रहा है वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे सफिक्सेस किस तरह से बदल रहे हैं ये मैटर करता है ना। जैसे कि एक कांस्टेंट सीक्वेंस ए एन इज इक्वल्स टू सिंगलटन वन में डिफाइन करता हूं, है ना। तो एक तरफ आप देखोगे तो ए एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ए वन, ए टू, ए थ्री डॉट 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 इसे। और एक तरफ आप देखो तो चलो ए वन का वैल्यू वन है, ए टू का वैल्यू वन है, ए थ्री का वैल्यू वन है एंड सो ऑन। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है हमारे पास। तो अब यहाँ पे अगर यहीं पे इसी के रेफरेंस में अगर मैं ए एन के, जो कि बेसिकली क्या होगा? ए टू टू दावर एम होगा, अगर मैं इसे डिफाइन करता हूं तो ये क्या आ जाएगा अपने पास? ए टू आ जाएगा, ए फोर आ जाएगा, ए एट हो जाएगा एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से, है ना। अलग बात है कि जब आप लिखोगे इसकी वैल्यूज को तो ये वन 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 इस तरीके से ही आपको नजर आएगा, है ना। तो पहला डिफरेंस तो मुझे ये समझाना था आपको कि जब हम सब सीक्वेंसेस की बात करते हैं तो उस पॉइंट पे क्या इमेज आ रहा है वो मैटर नहीं करता, वो जो सफिक्सेस किस तरह से वेरी कर रहे हैं, बदल रहे हैं, वो मैटर करता है। ठीक है, तो इससे आपको ये समझ में आ गया कि जब ये वन 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 मैटर ही नहीं कर रहा है तो हम कितने तरीकों से इन वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं ना। जैसे कि सीक्वेंस में ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर था, फिर मैंने ए टू, ए फोर, ए एट बना लिया, और ये वैल्यू चेंज किस तरीके से कर रहे हैं कि हमने कौन सा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन लिया हुआ है। तो सवाल कुल मिला के यही है और जवाब भी यही है कि किसी सीक्वेंस के कितने सब सीक्वेंस हो सकते हैं। तो नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पे जितने डिस्टिंक्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बनाए जा सकते हैं उतने ही सब सीक्वेंसेस हम बना सकते हैं। अब थोड़ा कुछ आपके सोचने के लिए मैं छोड़ रहा हूं कि नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कितने बना सकते हैं? अनकाउंटेबल बना सकते हैं। ठीक है, अब कैसे है? आपने काउंटेबिलिटी पढ़ी है, आप सोचिए कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के सेट पे अगर फंक्शंस की बात करेंगे तो सीधा दिख जाएगा एलिफ नॉट टू द पावर एलिफ नॉट, है ना। कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन, इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप फंक्शन की बात अगर आप कर रहे होंगे तो डेफिनेटली हम फंक्शन की काउंटिंग जब सीखते हैं एन एलिमेंट से एन एलिमेंट वाले पे, तो हम क्या देखते हैं? जैसे कि यहाँ पे एन एलिमेंट है, यहाँ पे एन एलिमेंट है, पहले एलिमेंट को मैप करने के लिए एन चॉइस होता है, दूसरे को मैप करने के लिए एन चॉइस है, तीसरे को मैप करने के लिए एन चॉइस है ना। तो
तो ये n कितने टाइम हो जाएगा, अगर डोमेन में m एलिमेंट है तो ये m टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन करके टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालते हैं। तो अलिफ नॉट टू द पावर अलिफ नॉट टोटल फंक्शंस होंगे। थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको सोचना ये है कि उन फंक्शंस में जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं आखिर उनका काउंट क्या होगा। तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, वो अनकाउंटेबल होगा। कैसे होगा ये आप सोचिए, और वहां से आपको ये आंसर कंक्लूड हो जाएगा कि सीक्वेंस मेरा कांस्टेंट सीक्वेंस हो, नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस हो, डजंट मैटर, उसके टोटल नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस जो आएंगे वो क्या होंगे, हमेशा अनकाउंटेबल होंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बताना है। और साथ में एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए कि जो भी बच्चे आरपीएससी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उनके लिए जो रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं वो ओनली 3499 पे अवेलेबल है, और टेस्ट सीरीज ओनली 999 पे अवेलेबल है। बेसिकली ये जो प्राइस आपके लिए ऑफर किया गया है ये 75% डिस्काउंट के बाद का प्राइस है। बस इसे अवेल करने के लिए अगर आप खुद से कोर्स परचेज कर रहे हैं तो आपको कूपन कोड IFAS75 यूज करना है। इस कोर्स की वैलिडिटी 3 मंथ की होगी आपके लिए। तो जिन लोगों ने भी कोर्स अभी तक नहीं लिया है वो कोर्स को लें, ताकि उनकी तैयारी जो है प्रिसाइज वे में होगी, एक सही डायरेक्शन में होगी, और जितना रिकमेंडेशन है एग्जाम का जितना जरूरी है उतनी ही चीज वो पढ़ें, और उसे बार बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ताकि उसे क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू।